हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है अमीन्स। और अमीन्स में आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ अमीन्स। तो अब तक हमने अमीन्स यूनिट के अंदर 3 पार्ट डिस्कस कर लिए हैं और आज ये वाला होने वाला है पार्ट नंबर 4, जिसमें हम अमीन्स की बेसिसिटी को कंपेयर करेंगे। ठीक है, कंपेयर किसके साथ करेंगे कि एक बार तो हम लेंगे एलिफेटिक अमीन, उसका कंपेरिजन करेंगे अमोनिया के साथ। एक बार हम लेंगे एरोमेटिक अमीन्स, उसका कंपेरिजन करेंगे हम अमोनिया के साथ में। फिर हम क्या करेंगे कि एरोमेटिक अमीन्स के अंदर कुछ ऐसे ग्रुप्स लगाएंगे, कुछ ऐसे सब्स्टिट्यूएंट्स लगाएंगे जिसका इफेक्ट हम देखेंगे उसकी बेसिसिटी के ऊपर। ठीक है, तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं ना, ये वाला टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। रीजन ये है कि आप अपना जेईई का एग्जाम उठा लो, आप नीट का उठा लो, या आप कोई भी कॉम्पिटिशन लेवल पे एग्जाम देते हो जिसके अंदर केमिस्ट्री आती है, बेसिकली एसिडिटी और बेसिसिटी से आपसे क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। और वैसे भी अगर आप बोर्ड्स लेवल पे भी देखोगे तो आप पक्का मतलब गारंटी है कि आप कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ, आपको अमीन्स की बेसिसिटी से क्वेश्चन पक्का मिलता है, हमेशा मिलता है और मिलेगा भी, क्योंकि टॉपिक ही आपका इतना इंपॉर्टेंट है। तो आज जो हम डिस्कस करते हैं वो करते हैं केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ अमीन्स। तो आज हम ना अमीन्स की केमिकल रिएक्टिविटी को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ अमीन्स, तो अमीन्स की हम देखते हैं केमिकल रिएक्टिविटी। अच्छा, किसी की भी केमिकल रिएक्टिविटी को देखने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले तो उसके स्ट्रक्चर बनाओगे। तो बनाओ अमीन्स को, तो मैं लिखती हूँ RNH2। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे ये बताओ क्या ये अमीन रिएक्टिव है या नहीं है। मतलब बेसिकली क्या अमीन्स रिएक्टिव होते हैं, नहीं होते, होते हैं तो क्यों और नहीं तो क्यों, उसका भी आंसर। ठीक है, आप लोग बता देना मेरे को कमेंट सेक्शन में। और साथ साथ मैं भी बता देती हूँ कि अमीन्स जो होते हैं वो रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि अगर वो रिएक्टिव होते हैं तभी तो वो रिएक्शंस करेंगे, है ना, तभी तो वो रिएक्शंस करेंगे अगर वो रिएक्टिव है तो फिर ये कि रिएक्टिव तो है, पर कारण क्या है उनके रिएक्टिव होने का। तो कारण क्या है कि यहाँ पे जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन के साथ में लगे हैं 2 हाइड्रोजन। क्या लगे हैं? 2 हाइड्रोजन। और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में ये आप सबको पता होता है कि जो नाइट्रोजन होता है वो क्या होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। क्या होता है ये? इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन तो होता ही नहीं इलेक्ट्रोनेगेटिव, कौन होता है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, उसके चलते ये आपके क्या होते हैं? पोलर होते हैं। क्या होते हैं ये? पोलर इन नेचर। दूसरा, नाइट्रोजन के पास क्या है? एक अनशेयर्ड पेयर है इलेक्ट्रॉन्स का, जिसको हम बोलते हैं लोन पेयर। दूसरा इसके पास अवेलेबिलिटी है किसकी? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की। तो जिसके चलते भी इसकी रिएक्टिविटी अच्छी खासी होती है। और क्योंकि अमीन के पास लोन पेयर होता है, और अगर हम लोन पेयर को डोनेट कर देते हैं तो वो कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं? जो लोन पेयर को डोनेट कर देते हैं उनको आप बोलते हो बेस। और बेस भी कौन सा? लुईस बेस। ये चीज हम क्लास 10th में पढ़ लेते हैं, अरेनियस की थ्योरी, ब्रोंस्टेड की और लुईस की। तो जैसे आपने एल्कोहल्स और फिनोल्स में पढ़ा था कि जो H पॉजिटिव को देते हैं या जो प्रोटॉन को बाहर निकालते हैं वो एसिड्स होते हैं। किसने बताया था? अरेनियस थ्योरी ने बताया था। ऐसे ही लुईस थ्योरी के अकॉर्डिंग आपको ये पता चलता है कि जो लोन पेयर को डोनेट करने की कैपेसिटी रखते हैं बेस होते हैं। तो अमीन्स क्या होते हैं? लुईस बेस, बिकॉज इनके पास है लोन पेयर, ये लोन पेयर को डोनेट कर सकते हैं, या मैं बोलूं कि ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, या मैं बोलूं प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं या ये लोन पेयर को डोनेट कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाई दे आर बेसिक इन नेचर और दे आर कॉल्ड एज लुईस बेसिस। तो हम इनको क्या बोलते हैं? लुईस बेसिस बोलते हैं। अब थोड़ा सा इसके बारे में अगर हम और चर्चा करें इसकी बेसिसिटी के बारे में, मानो ये है आपके पास RNH2, है ना, ये क्या है? RNH2। ये R भी ना मैं स्पेसिफिक कर लेती हूँ, मैं मिथाइल बना देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, CH3NH2। अब अगर मैं इसको रखूं किसके सामने? प्रोटॉन के, तो ये क्या करेगा? ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, अपना लोन पेयर देके ये प्रोटॉन को क्या कर लेगा? एक्सेप्ट कर लेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? CH3NH3 पॉजिटिव। ठीक है, या मैं यहाँ पे क्या ले लेती हूँ? एक बेंजीन की रिंग बना देती हूँ और उस पे मैं क्या कर देती हूँ? एक हाइड्रोजन को हटा के ना NH2 ग्रुप लगा देती हूँ, जिसको आप क्या बोलते हो? एनिलीन बोलते हो। क्या बोलते हो आप इसको? एनिलीन बोलते हो। अगर इसके सामने भी मैं H+ रखूंगी तो ये भी क्या करेगा? प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। और यहाँ पे भी आपको दिखाई देगा कि ये बनाई आपने अपनी रिंग और यहाँ पे NH3 पॉजिटिव। ठीक है, अब आप देखो दो
तरह से आप इस चीज को समझ सकते हो। एक तो ये समझो कि कोई भी बेस अच्छा बेस कब होगा, वो अच्छा बेस तब होगा, ये तो मैं बोलूं कि वो जितना जल्दी अपने लोन पेयर को डोनेट करेगा, या मैं बोलूं वो जितना जल्दी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, जैसे हम बोलते थे कि अच्छे एसिड्स कौन से होते हैं, जो जितना जल्दी H+ बाहर निकालते हैं वो उतने अच्छे एसिड्स होते हैं। या मैं बोलूं कि जो अपना प्रोटोनेटेड ये अपनी फॉर्म बनाता है, ठीक है, ये जो अपनी प्रोटोनेटेड फॉर्म बनाता है वो जितनी ज्यादा स्टेबल होती है उतना अच्छा ये क्या होता है, बेस होता है। और ये बात समझ में कि जितना एनिलीन ये H+ को या ये जो आपका मिथाइलअमीन है, जितना ये H+ को एक्सेप्ट करने के बाद जो प्रोटोनेटेड फॉर्म में चला जाता है और जितनी ज्यादा ये फॉर्म्स स्टेबल होती है उतनी अच्छे ये क्या होते हैं, बेस होते हैं। क्योंकि आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, ये प्रोटॉन को तभी एक्सेप्ट करेगा जब एक्सेप्ट करने के बाद इसकी जो स्टेबिलिटी होगी वो अच्छी खासी होगी। अगर ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के बाद स्टेबल ही नहीं बन पा रहा तो फिर ये H+ को एक्सेप्ट क्यों करेगा, है ना। अब कोई भी अपनी लाइफ में काम करते हो, किस चीज के लिए करते हो, स्टेबिलिटी के लिए। आप पढ़ रहे हो क्योंकि कल को आपको अच्छी जॉब चाहिए तो स्टेबिलिटी के लिए, है ना। हम सबको अपनी लाइफ में किस चीज की जरूरत होती है, स्टेबिलिटी की। तो ऐसे ही जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनको भी क्या चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। तो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के बाद अगर स्टेबल हो रहे हैं फिर तो ठीक है, बट अगर स्टेबल ही नहीं हो रहे तो फिर ये H+ को एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं। आ रही है बात समझ में। तो आप ये कुछ वेज है कि जिनसे आप डिफाइन कर सकते हो कि कौन कितना अच्छा बेस है, या ऐसे ही एसिड्स के केस में कि कौन कितना अच्छा एसिड भी है। अब अगर मैं कंपैरिजन यहाँ पे करने लगूं, ठीक है, कंपैरिजन में करती हूँ एल्कानामाइंस का वर्सेस अमोनिया का। पहला जो कंपैरिजन है वो एल्कानामाइंस वर्सेस किसके बीच में कर लेते हैं, अमोनिया के बीच में कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला जो हमारा कंपैरिजन ऑफ बेसिसिटी है, बेसिसिटी का कंपैरिजन करते हैं हम नंबर 1 पे एल्कानामाइंस वर्सेस अमोनिया। ठीक है, इन दोनों का कराते हैं मैच, देखते हैं कौन जीतता है। तो एल्कानामाइंस वर्सेस अमोनिया के बीच में मैच कराते हैं और देखते हैं कौन फर्स्ट आता है। तो एल्कानामाइंस है वर्सेस हमारे पास क्या है, अमोनिया। तो मैं दोनों का एग्जांपल ले लेती हूँ। सबसे पहले मैं लेती हूँ एल्कानामाइंस। एल्कानामाइन मतलब R, ये मैंने लिखा H और यहाँ पे लगा दिया लोन पेयर। ये तो क्या है आपका एल्कानामाइन है, मतलब तो मैंने अपना ये ले लिया अमीन का। और दूसरा अगर मैं एग्जांपल ले लेती हूँ अमोनिया का, किसका एग्जांपल, अमोनिया का। दोनों के पास लोन पेयर है तो दोनों के सामने आप प्रोटॉन रख दो, H+ रखा, दोनों ही एक्सेप्ट करेंगे, है ना। तो R NH3 पॉजिटिव, ये भी करेगा, ये पीछे क्यों रहेगा, NH पॉजिटिव। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था कि अगर कोई प्रोटॉन को लेने के बाद स्टेबल है तो वो लेगा, अदरवाइज नहीं लेगा। लेकिन एक क्वेश्चन ये भी तो है कि स्टेबिलिटी उसकी किस हद तक होगी, कोई कम स्टेबल हो सकता है, कोई ज्यादा हो सकता है। तो वो ही हम देखेंगे कौन सा कितना स्टेबल है। जो जितना ज्यादा स्टेबल है मतलब वो उतना अच्छा क्या है, बेस है। अब ये वाला अगर आप देखते हो, ये जो हमारे पास प्रोटोनेटेड फॉर्म आई है इसकी क्या बोलते हैं, सॉरी अमीन की, ये जो अमीन की प्रोटोनेटेड फॉर्म आई है इसमें हमारे पास नाइट्रोजन के ऊपर है प्लस चार्ज, मीन्स नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है ना। तो अगर इसको आपको स्टेबल बनाना है तो स्टेबल कैसे होएगा, अगर R ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स दे देगा प्लस I इफेक्ट के थ्रू, क्योंकि एल्काइल जो ग्रुप्स होते हैं दे शो द इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस I इफेक्ट दिखाते हैं। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है प्लस I इफेक्ट के थ्रू, मीन्स नाइट्रोजन को क्या कर रहा है, यहाँ पे स्टेबल कर रहा है। बट अगर आप प्रोटोनेटेड फॉर्म देखते हो अमोनिया की, क्या इस पे कोई R ग्रुप है, जब इसके ऊपर कोई R ग्रुप ही नहीं है तो कैसे ये इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करेंगे, कैसे ये इसको इलेक्ट्रॉन्स देंगे कि ये स्टेबल हो जाए, नहीं दे सकते। तो अगर हम समझे क्या बोलते हैं अमीन्स और अमोनिया में से ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी है, तो ज्यादा स्टेबिलिटी जो है वो आपके अमीन की है। किसकी है, अमीन की। कारण क्या है, क्योंकि अमीन पे आपके पास एल्काइल ग्रुप है और एल्काइल ग्रुप शो करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, जो कि जो प्रोटोनेटेड फॉर्म है अमोनिया की उसमें कोई R ग्रुप नहीं है, जिसके चलते वो स्टेबल ही नहीं हो पा रहा है। किससे ज्यादा, इससे ज्यादा, है ना, वो स्टेबल ही नहीं हो पा रहा है, उसकी स्टेबिलिटी इतनी नहीं है जितनी इस प्रोटोनेटेड अमीन की है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि एल्काइल अमाइन, आपका ये एल्कानामाइन वर्सेस अमोनिया के मैच में कौन जीता है, एल्कानामाइन जीता है। ये मैं बोलूं कि अमीन्स जो होते हैं उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, मींस इनका बेसिक कैरेक्टर क्या है, ज्यादा है। तो आपके जो
एल्कानामाइंस होते हैं ये क्या होते हैं, मोर बेसिक होते हैं किसके कंपैरिजन में, अमोनिया के कंपैरिजन में। ठीक है, तो अमोनिया के कंपैरिजन में ये क्या हो जाते हैं, ज्यादा बेसिक हो जाते हैं। ये चीज हमने समझी। तो एक चीज तो हमें क्लियर हो गई कि जो आपके एल्कानामाइंस है ना, जो एल्कानामाइंस है ये ज्यादा बेसिक है किससे, अमोनिया से। एक चीज हमें क्लियर हुई और हमने लिख भी ली। अब अगर मैं कंपैरिजन करूं एल्कानामाइंस में कि इनमें से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री है ना, इनमें से कौन सी फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी। चलो ठीक है, ये जीत गए किससे, अमोनिया से। बट इनके अंदर भी तो इनके डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी, तो उसमें ज्यादा किसकी स्टेबिलिटी होती है, कौन सा ज्यादा बेसिक होता है। तो पहला अगर हम देखें एग्जाम्पल उठाए कुछ, फिर से सबसे पहले ना मैं 1 डिग्री ले लेती हूँ प्राइमरी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्रोटोनेटेड फॉर्म्स की जो है ऐसे ही, ये तो क्या है प्राइमरी है ना। ऐसे ही अगर आप सेकेंडरी लेते हो तो उसमें आप 2 R ग्रुप को चिपका दो H+ के साथ में, तो RN RH यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ऐसे ही आप इसमें भाई क्या करो, 3 R ग्रुप को चिपका दो है ना, तो ये बन जाएगा आपका टर्शियरी। ये क्या बन गया आपका, टर्शियरी बन गया। अब एक चीज देखो, आप प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी लिख देते थे, ये प्राइमरी फॉर्म है, ये सेकेंडरी फॉर्म थी आपकी, कौन सी टर्शियरी फॉर्म लिख दी हमने। अब एक चीज देखो आप, मैंने अभी बोला कि जो एल्काइल ग्रुप्स होते हैं वो आपको इंडक्टिव इफेक्ट दिखाते हैं ना, जितना ज्यादा एल्काइल ग्रुप उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन का डोनेशन, किसको, एन को, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। अब यहाँ पे एक आर ग्रुप दिखा रहा है इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट, मीन्स एक आर ग्रुप के थ्रू आपको इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, यहाँ पे 2 आर ग्रुप के, यहाँ पे 3 आर ग्रुप के। तो आप खुद बताओ कि किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी में से किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। आप बोलोगे कि जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप्स उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन का डोनेशन और उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो बात भी सही है कि सबसे पहले 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री की, मीन्स टर्शियरी जो आपके अमीन्स होते हैं दे आर मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन दी प्राइमरी। ठीक है, तो टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और सबसे लास्ट में कौन, अमोनिया को कहां छोड़ दिया, ये भी तो है, कौन है, अमोनिया भी है। ठीक है, तो ये वाली हमारी क्या बन जाएगी, एक ऑर्डर बन जाएगा। पर क्या ये ऑर्डर हमेशा ऐसे ही रहता है, तो नहीं। क्यों, क्योंकि ये जो है ना आपका, ये जो ऑर्डर है ये वैलिड है सिर्फ किस फॉर्म के लिए, गैसियस के लिए, मीन्स गैस फेज के अंदर तो ये बात ठीक है, बट अगर आप एक्वस मीडियम में देखते हो तो वहां पे आपको सोल्वेशन इफेक्ट भी तो देखना है। आपको क्या देखना है, एक्वस फॉर्म में सोल्वेशन इफेक्ट भी देखना है, और सोल्वेशन इफेक्ट देखना है तो मीन्स आप एक्सटेंट ऑफ क्या देख लो, वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग देख लो, आप देख लो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हमने लिखा भी कि ये वाला जो हमारा ऑर्डर है ये किसके लिए है, ये गैसियस फेज के लिए है। लेकिन अगर मैं एक्वस फेज की बात करती हूँ तो वहां पे आप क्या देखोगे, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में देखोगे है ना। तो अभी ना मैंने आपको एक चीज भी बोली थी थोड़ी देर पहले कि अगर देखो आप ना इनकी प्रोटोनेटेड फॉर्म लेते हो, मैंने आपको एक चीज भी बोली थी, प्रोटोनेटेड छोड़ दो, अभी मैंने एक चीज भी बोली थी कि जो प्राइमरी होते हैं आपके पास, जब बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस किया था इससे पहले वाली क्लास में, कि जो आपके पास प्राइमरी अमीन्स होते हैं उनमें एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होता है। फिर सेकेंडरी में और टर्शियरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो ही नहीं करते, बिकॉज उनके पास अवेलेबल हाइड्रोजन ही नहीं है हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करने के लिए। ठीक है, तो अगर आप सोल्वेशन इफेक्ट में एक चीज फिर से रिकॉल करो, सोल्वेशन इफेक्ट में क्योंकि आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग को देखोगे है ना, तो अगर मैं लिखूं R H H, ये आपके पास क्या है, प्राइमरी अमीन्स है। तो यहाँ पे आपके पास 2 हाइड्रोजन्स हैं एंड बोथ कैन अंडरगो दी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, प्राइमरी के अंदर। अगर मैं बात करूं देखो सेकेंडरी के अंदर, सेकेंडरी के अंदर आपके पास जो अवेलेबल हाइड्रोजन है वो सिर्फ एक है, तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑब्वियस सी बात है कम ही होगा। और अगर आप टर्शियरी पे आ जाओ तो यहाँ पे तो हाइड्रोजन दूर दूर तक भी नहीं दिखाई दे रहा ना, यहाँ पे तो हाइड्रोजन है ही नहीं। जब हाइड्रोजन ही नहीं है तो कहाँ की हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती ना। तो अगर आप सोल्वेशन इफेक्ट के थ्रू जाते हो, क्योंकि 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल है इन द सेंस कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो एक्सटेंट है वो ज्यादा है,
फिर सेकेंडरी, और टर्शियरी तो बिल्कुल ही कम है। तो अगर आप सॉल्वेशन इफेक्ट को देखते हो और फिर आप डिसाइड करते हो बेसिसिटी को, तो क्या ऑर्डर हो जाएगा, फिर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। ये कब हुआ, जब लिक्विड फेज था। तो लिखे अगर हम ये वाली चीज भी यहाँ पे, है ना। अब आप बोलोगे कि आपने तो बीच में फंसा दिया, पर हम बीच में नहीं फंसेंगे। अब देखो, अगर मैं लिखूं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, और अमोनिया को तो आप बाद में रहने दो, उसको तो छेड़ना ही नहीं हमें। ये कब बात हो रही है, जब लिक्विड फेज था। ये कब हो रही है, जब लिक्विड फेज था। अब आप ही बोलोगे कि पहले तो आपने बोला कि ऐसे होएगा, अब कह रही हो ऐसे होएगा, तो कैसे होएगा। देखो, हम ना तो इसको इग्नोर करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट को, ना हम अपने सॉल्वेशन इफेक्ट को इग्नोर करेंगे। हम दोनों की इज्जत बराबर करेंगे, दोनों के इफेक्ट को देखेंगे, तब हम डिसाइड करेंगे क्या होएगा, है ना। अब आप एक चीज देखो, यहाँ पे टर्शियरी ज्यादा है, यहाँ पे प्राइमरी ज्यादा है। यहाँ पे प्राइमरी सबसे कम, यहाँ पे टर्शियरी सबसे कम। लेकिन एक ऐसा है इसमें बीच में जो अपने आप को चेंज नहीं कर रहा है, और वो कौन सा है, सेकेंडरी। देखो, इधर भी सेकेंडरी, इधर भी सेकेंडरी। मतलब सेकेंडरी तो अपनी पोजीशन फिक्स नहीं करा, उसको तो अपनी पोजीशन का पता है, उसको कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो इसलिए सेकेंडरी को हम लिखते हैं सबसे पहले, क्योंकि एक बार इस पर टर्शियरी पहले है, एक बार बाद में, ऐसे प्राइमरी पहले एक बार बाद में, लेकिन सेकेंडरी तो हमेशा ही ज्यादा है ना। तो सबसे पहले या तो सेकेंडरी होएगा, मतलब सेकेंडरी तो होएगा, फिर टर्शियरी या प्राइमरी, या तो ये ऑर्डर हो जाए, अमोनिया भी बाद में ही होएगा, या सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शियरी और अमोनिया ये हो जाए। तो आप बोलोगे कि ये कैसे, तो ऐसे ही होता है कि आपका ये वाला भी एग्जिस्ट करेगा, ये भी एग्जिस्ट करेगा। अब वो डिपेंड करेगा कि आपने एल्काइल ग्रुप कौन सा लिया है, क्योंकि हमने एक चीज देखी कि जितना ज्यादा एल्काइल ग्रुप्स है उतना स्टेरिक हिंड्रेंस है, उतना एक्सटेंट जो है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग का वो कम हो रहा है। क्योंकि प्राइमरी में आर ग्रुप एक था, है ना, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है। अब अगर मैं बोलूं कि आर आपने कोई बल्कि ग्रुप ले लिया, तो अगर आर आप बल्कि ग्रुप ले लेते हो, तो हाइड्रोजन जब आएगा, वाटर का मोलिक्यूल बेसिकली जब आएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए, तो उसको स्टेरिक हिंड्रेंस दिखेगी, उसको क्राउडनेस दिखेगी ज्यादा, तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी। मतलब वो एक्सटेंट जितनी अच्छे से वो हो रही थी वो नहीं हो पाएगी। तो स्टेरिक हिंड्रेंस एक यहाँ पे एक बड़ा फैक्टर है डिफाइन करने के लिए, किसको, बेसिसिटी को। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम मिथाइल से इथाइल की तरफ स्विच हो रहे हैं, तो हमें स्टेरिक हिंड्रेंस का भी तो फैक्टर देखना पड़ेगा ना। ठीक है, हमें स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर भी देखना पड़ेगा। इंडक्टिव बोलता है कि पहले 3 डिग्री, फिर 2, फिर 1, और आपका सॉल्वेशन बोलता है 1, 2, 3। तो हमें यहाँ पे फैक्टर तो स्टेरिक हिंड्रेंस भी देखना है ना, क्योंकि ये भी एक मेजर रोल प्ले कर रहा है कि जितना आर के अंदर बल्कीनेस है उतनी स्टेरिक हिंड्रेंस है, फिर उतनी एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बोलूं वो क्या हो रही है, यहाँ पे कम हो रही है। तो अगर देखो 2, 3, 1, एक बार तो ये फॉलो करेगा, एक बार ये, बट आप बोलोगे कौन सा कब करेगा, तो उसके लिए देखो, अगर आर आपके पास है इथाइल ग्रुप, अगर आप आर आपके पास है इथाइल ग्रुप, तो आपका जो ऑर्डर है वो ये फॉलो करेगा। मींस अगर आर इथाइल ग्रुप है तो ऑर्डर ये फॉलो करेगा, पहले टर्शियरी होएगा, फिर प्राइमरी होएगा। बट अगर आर आपका इथाइल की जगह पे मिथाइल ग्रुप है, CH3 है, फिर आपका ये ऑर्डर फॉलो करेगा, पहले प्राइमरी होएगा, फिर कौन होएगा, टर्शियरी होएगा। आ रही है ना बात समझ में। आपको ये चीजें भी कंसिडर करनी पड़ेगी, आपको स्टेरिक हिंड्रेंस लेके आना पड़ेगा बीच में, क्योंकि ये मेजर रोल प्ले करता है। और अगर आपने कभी कहीं पे भी एक चीज पढ़ी हो कि कोई भी अगर आपके पास मॉलिक्यूल है वो एग्जिस्ट कर सकता है अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन्स थोड़े कम हैं, मतलब अगर उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है वो एक बार को एडजस्ट कर लेगा। बट अगर उसके आसपास स्टेरिक हिंड्रेंस है या वो स्टेरिकली स्टेबल नहीं है तो वो एग्जिस्ट नहीं करता। मींस स्टेरिक फैक्टर या स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही बड़ा फैक्टर है किसी की भी स्टेबिलिटी को डिफाइन करने के लिए। तो स्टेरिक हिंड्रेंस को भी आपको यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा। और जब हमने कंसिडर किया तो अगर आपके पास इथाइल ग्रुप है तो फिर 2, 3, 1 की तरफ आप जाओगे, ठीक है। और अगर आपका ये क्या बोलते हैं आर आपका मिथाइल ग्रुप है तो फिर आप 2, 1, 3 की तरफ जाओगे। अमोनिया तो है ही बाद में, देखो 2 डिग्री भी सबसे पहले है। बस आपको इन चीजों को क्या रखना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर आपके पास बल्कि ग्रुप आ रहा है, बड़ा ग्रुप आ रहा है तो पहले 3 डिग्री फिर 1 डिग्री, अगर छोटा है तो 1 डिग्री और 3 डिग्री। तो ये हमने डिफाइन की बेसिसिटी। बट यहाँ पे बेसिसिटी खत्म नहीं होती, ये हमने कंपैरिजन किया एल्केनामाइंस का और अमोनिया का। तो देखा एल्केनामाइंस वर्सेस अमोनिया में से जीता तो एल्केनामाइन था। अब इसमें भी आपस में बहस हुई। अब इसमें से कौन जीता, मतलब एक ये वाला रूल, एक ये वाला रूल। अब हमें जो डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है एराइल अमाइंस का अमोनिया के साथ में, ठीक है।
तो अब जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे हम एराइल अमाइन का अमोनिया के साथ में। तो एक चीज हमने ये तो देखी, इसको हम नहीं बिठा रहे अभी क्योंकि इसका काम है बाद में। अब है आपका दूसरा जो कंपैरिजन, या मैं बोलूं दूसरा मैच है एराइल अमाइंस का, किसके साथ? अमोनिया के साथ। देखो अगर ये एराइल अमाइन जीत जाता है अमोनिया से, है ना, अगर ये जीत जाता है अमोनिया से और ये भी जीत रहा है अमोनिया से, तो अमोनिया को तो बाहर करेंगे, फिर इन दोनों का मैच करा लेंगे। लेकिन अगर ये हार जाता है इससे, ठीक है, अगर ये अगर मैं बोलूँ एराइल अमाइन अगर हार जाता है अमोनिया से, अगर ये इससे भी हार गया, मतलब ये ज्यादा पावरफुल है और ये कम है किससे? एल्काइन अमाइन से, फिर हमें किसी और के मैच की जरूरत ही नहीं है। तो पहले हम बात करते हैं एराइल अमाइंस के और अमोनिया के मैच की, मतलब पहले हम इनको डिस्कस कर लेंगे, फिर यहाँ से हमें एक कंक्लूजन मिल जाएगा कि अगर एराइल अमाइन जीता तो इसका और इसके बीच में कंपैरिजन करा लेंगे, और अगर ये जीता फिर तो बात ही खत्म है, फिर तो ये भारी हो जाएगा, मतलब सबसे लीस्ट बेसिक ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो, अभी फिर से मैं डिस्कस करने के लिए ना अमोनिया लिखती हूँ, ये है अमोनिया, ये आपके पास एराइल अमाइन, इसमें मेरे पास है बेंजीन और इसमें मैं लगा देती हूँ NH2 ग्रुप। ठीक है, अभी मैंने क्या बोला था कि जितना जल्दी है तो मैं बोलूँ कोई अपने लोन पेयर को डोनेट कर दे, या जितना इजिली, ज्यादा सही है बोलना, जितना इजिली कोई डोनेट कर दे, या जितना जल्दी वो प्रोटोन को एक्सेप्ट करने के बाद, या मैं बोलूँ जितना जल्दी प्रोटोन को एक्सेप्ट करने के बाद खुद को स्टेबल बना ले, वो उतना अच्छा बेस होगा। अब होता क्या है, देखो इस अमोनिया के पास कुछ ऐसा नहीं है कि ये लोन पेयर को ले, मतलब अपने अंदर कुछ डीलोकलाइजेशन या कुछ ऐसा कराए, कोई ऐसा केस ही नहीं है। मीन्स ये आराम से H+ को एक्सेप्ट करके NH4 पॉजिटिव बना लेता है। ठीक है, लेकिन ये क्या है? एनिलीन, मीन्स बेंजीन के ऊपर है NH2 ग्रुप। और अगर यहाँ पे लोन पेयर बैठा है तो लोन पेयर कभी शांति से तो बैठता नहीं, लोन पेयर यहाँ पे क्या शुरू कर देता है करना? डीलोकलाइजेशन। मतलब कि एनिलीन के केस में आपको नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलती है, जिसमें आपको दिखेगा कि ये जो लोन पेयर है ये मूव कर रहा है बेंजीन रिंग के अंदर, और अगर एक बार इसने पार्टिसिपेशन कर लिया डीलोकलाइजेशन में, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन जो अपना लोन पेयर है वो बाहर दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। और अगर ये दे भी पाएगा तो उसके बाद अगर आप इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखोगे, आपको सिर्फ इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स 2 ही दिखाई देगी। पहले बात करते हैं कि कैसे। यहाँ से हमने देखा कि ये तो आराम से दे सकता है, पहले भी दे रहा था, अब भी आराम से दे देगा, है ना, इसकी कोई टेंशन नहीं है। पर अगर मैं आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना के दिखाऊं एनिलीन की, तो देखो क्या होगा। यहाँ पे है ये, ठीक है, अब लोन पेयर तो आराम से नहीं बैठने वाला है, ये इधर आएगा, डीलोकलाइजेशन ये अपना शुरू करेगा। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, ऐसे डबल बॉन्ड बनेगा क्योंकि इसने लोन पेयर दिया तो डबल बॉन्ड बना, नाइट्रोजन ने दिया तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और H2। ठीक है, अब देखो एडजेसेंट कार्बन एटम्स पे कभी भी डबल बॉन्ड स्टेबल नहीं होते, तो ये वाला डबल बॉन्ड टूटेगा ऐसे। ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक कार्बन पे शिफ्ट कर देगा, जिसके चलते यहाँ पे आपको नेगेटिव चार्ज मिलेगा, डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव। अब नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव है, ये आपका लोन पेयर है, ये तो करते ही है डीलोकलाइजेशन, तो ये फर्दर ऐसे मूव करेगा, ये वाला ऐसे करेगा। ठीक है, तो एक बार बस ये आप चलाने सीख जाओ, ये बड़ा आसान होता है फिर डबल बॉन्ड्स को। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बना, डबल बॉन्ड N पॉजिटिव H2, यहाँ पे बना आपका फिर से देखो नेगेटिव। ठीक है, इतना। अब आप इसको आगे ऐसे चलाओ और जिसको ऐसे चला दो, बिल्कुल आसान काम डीलोकलाइजेशन का। यहाँ पे डबल बना, यहाँ पे बना, यहाँ पे नेगेटिव, डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव, ये यहाँ पे मूव करेगा, ये यहाँ पे करेगा, तो आपको क्या मिल जाएगा? फिर से ये। ठीक है, तो जहां से हम चले थे वहीं पे हम आ गए। तो अगर आप टोटल देखते हो 1 2 3 4 5, ये तो काउंट नहीं करोगे क्योंकि ये और ये सेम ही है ना। तो अगर आप देखते हो आपको यहाँ से ना 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिल रही है, किसकी? एनिलीन की मिल रही है। आप खुद देखो कि जो लोन पेयर है वो बाहर कैसे डोनेट हो जाएगा, वो तो बिजी है अंदर डीलोकलाइजेशन में। अगर वो बिजी है तो क्या वो इजिली डोनेट कर पाएगा? नहीं करेगा। और अगर वो डोनेट कर भी रहा है तो फिर भी देखो क्या होता है, ये है आपके पास NH2 और ये है H+। ठीक है, तो अगर आप इसको देखते हो तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? ये प्रोटोनेटेड फॉर्म, या तो वो ऐसे एग्जिस्ट करेगा या आप इसकी
अगर स्ट्रक्चर देखते हो दूसरी रेजोनेटिंग, वो ये हो जाएगी, मतलब एक तो ये हो जाएगी और दूसरी आपकी हो जाएगी ये वाली। और एक चीज आपने पढ़ी है कि जितनी ज्यादा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती है उतनी होती है स्टेबिलिटी। अच्छा, इस एनिलीन की खाली 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, प्रोटोनेटेड फॉर्म की 2 है, तो ज्यादा स्टेबल कौन हुआ? बोलोगे सिंपल सी बात है, एनिलीन हुआ। अगर ये इस फॉर्म में ज्यादा स्टेबल है तो ये H+ को क्यों एक्सेप्ट करेगा? क्योंकि प्रोटोनेटेड फॉर्म के बाद तो इसकी नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स घट गई, डिक्रीज हो गई, वो 5 से 2 हो गई। पहले 5 थी, स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा थी, अब 2 हो गई तो स्टेबिलिटी काफी कम हो गई। तो वो उसकी प्रोटोनेटेड फॉर्म में वो इतना स्टेबल है ही नहीं, तो लोन पेयर को डोनेट क्यों करेगा, मीन्स प्रोटोन को एक्सेप्ट क्यों करेगा? सिंपल सी बात है, नहीं करेगा। तो अगर आप यहाँ पे स्टेबिलिटी का कंपैरिजन करोगे तो एनिलीन ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू अपनी प्रोटोनेटेड फॉर्म से। इसीलिए अब आप खुद बताओगे अमोनिया में से और एराइल अमाइन में से किसकी बेसिसिटी ज्यादा होनी चाहिए? ऑब्वियस सी बात है अमोनिया की, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर देने के बाद तो वो दुखी है। यहाँ पे उसकी 5 स्ट्रक्चर्स थी, अब रह गई 2, मतलब पहले स्ट्रक्चर्स ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम, स्टेबिलिटी कम। तो सीधी सी बात है प्रोटोनेटेड फॉर्म की कम है स्टेबिलिटी, तो अमोनिया जो है वो आपका ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि वहां पे प्रोटोनेटेड फॉर्म स्टेबल है, लोन पेयर आराम से दिया जा रहा है, यहाँ पे देने के बाद वो दुखी है, वो उतना स्टेबल नहीं है। तो अब जब आपने कंपैरिजन करा इन दोनों के बीच, तो आपने क्या पता लगाया कि यहाँ पे अमोनिया ज्यादा है एराइल अमाइन से बेसिक इन नेचर, है ना, उसकी स्टेबिलिटी क्या हो रही है? ज्यादा। और मैंने बोला था स्टेबिलिटी ज्यादा तो बेसिसिटी ज्यादा, तो दूसरे में आपने देखा कि अमोनिया ज्यादा है किससे? एराइल अमाइन से, एराइल अमाइन से, है ना, अमोनिया ज्यादा है एराइल अमाइन से। अब दोनों को आप कर दो कंपैरिजन। अब अगर ये जीतता एराइल, मैंने बोला था तब हम कंपैरिजन करते इसको और इसका, अब तो अमोनिया जीत गया, बात ही खत्म है। अगर आप इन दोनों को क्या कर दो, एड अप कर दो, तो क्या मिलेगा? सबसे पहले एल्केनामाइन और फिर आपका अमोनिया, ठीक है जी, और फिर क्या है आपका एराइल अमाइन, ठीक है। तो ये आपको होता है बेसिक ऑर्डर, या मैं बोलूं बेसिसिटी का ऑर्डर इन केस ऑफ अमीन्स। तो ये होता है आपका बेसिसिटी का ऑर्डर किसके केस में? अमीन्स के केस में। आ रही है बात समझ में? तो ये हमने डिस्कस किया, ठीक है। अब एक जो काफी इंपॉर्टेंट है इसी में एक टॉपिक, वो है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, कि अगर मैं सब्स्टिट्यूएंट लगा दूं एरोमेटिक अमीन पे तो क्या होगा? अच्छा, ये ना मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ, मुझे बताना इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। मतलब मैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या विथड्रॉइंग ग्रुप अगर लगा दूं एनिलीन पे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? उसकी बेसिसिटी बढ़ेगी, घटेगी या उतनी रहेगी, क्या होगा? तो इसके लिए ना मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ और ये क्वेश्चन आपको करना है हर हालत में, ठीक है। ये है एनिलीन, है ना, एनिलीन, ये सिंपल एनिलीन है। चलो मैं इस पे कोई ग्रुप लगा देती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं NO2, और मैं आपके लिए हेल्प कर देती हूँ, बता देती हूँ कि ये एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, मींस ये बेंजीन से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स लेगा। और जी एक बार मैं लगा देती हूँ इसके ऊपर OCH3 ग्रुप, ठीक है, जिसके पास लोन पेयर है, ये इसको इलेक्ट्रॉन्स देगा, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये आपका क्वेश्चन है, आपको मुझे ये बताना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि इसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी या इसकी होगी। मतलब इसका नाम है 1, इसका नाम है 2, 1 और 2 में से किसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी? हो सके तो बता देना कारण भी, तो अगर आप कारण नहीं, रीजन नहीं बताना चाहते, तुक्का भी मारना चाहते हो तो मार देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 और 2 में से किसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी, एक बार ट्राई कर लेना जरूर, ठीक है। आपको ना इसका आंसर करना है हर हालत में, कोई वो नहीं करना कि नहीं नहीं करना है, ठीक है। तो आज वाली वीडियो में इतना ही। अच्छा, फिर अगर आप लोग करते हो तो ठीक है, नहीं करते तो मैं तो कराऊंगी, फिर मैं आपको उसको ना डिटेल में डिस्कस करा दूंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, जिसमें हम एक तो ये वाला अपना टॉपिक पूरा करेंगे जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पे लाके छोड़ा है ना, इसका आंसर बताऊंगी और पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे ये क्या होता है इफेक्ट सब्स्टिट्यूएंट का। और फिर उसके बाद कुछ केमिकल रिएक्शंस रहती है, जैसे कार्बोलमीन, वेरी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, अल्काइलेशन, एसाइलेशन, और ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो एनिलीन पे होएगी, वो हम सारा डिस्कस करेंगे। इससे नेक्स्ट वाले पार्ट में सारा कर लेंगे वो खत्म। उसके बाद बस फिर डायज़ोनियम सोल्ट रह जाएगा एक पार्ट में, वो खत्म, आपका पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा एनिलीन। तो ठीक है, अब वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो
और वीडियो को फर्दर शेयर भी कर देगा, आपका कुछ नहीं जाता, कोई और भी पढ़ लेगा, किसी और की भी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन में डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, कोई चीज आपको लगती है कि ज्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस हो पाई, मैंने अपनी तरफ से की है, बट अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होता तो बता दे करो। तो इस आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।